महाराष्ट्र में मोदी की वेव है, इस भ्रम में मत रहो। अपने कार्यकर्ताओं को नवनीत राणा ने यही बात समझाई। काम पर लगिए और काम करिए। फायरी एमपी फ्रॉम अमरावती। जर कोणी फुग्यात राहत असाल की मोदीजीची हवा आहे तर गोष्टी लक्षात ठेवा। 2019 मध्ये एक निर्दलीय एक इंडिपेंडेंट खासदार निवडून आली होती। उनको जाहिर है कि इमीडिएटली क्रिटिसाइज किया गया और इसके बाद उन्होंने अपना स्टेटमेंट वापस भी ले लिया। मोदीजींचा नमस्कार सांगताय, मोदीजींचे विकास काम आम्ही सांगताय आणि पूर्ण देशामध्ये कोणताही ऑपोजिशन व्यक्ती त्यांच्या समोर नाही। तो मोदीजींची हवा आहे, होती आहे आणि भविष्यात सुद्धा राहणार आहे। इसी तरह का एक स्टेटमेंट संजय राउत ने भी दिया था। अब सोचने की बात यह है कि एक टाइम पर मोदी मोदी करने वाली नवनीत राणा ऐसा क्यों कहती हैं? क्या सच में महाराष्ट्र में मोदी वेव नाम की कोई चीज़ है या उसको एक ऑपोजिशन झेलना पड़ रहा है? एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार अपनी हर स्पीच में मोदी वर्सेस राहुल गांधी का नैरेटिव चला रहे हैं, लेकिन कुछ भी कर लें तो महायुति को महाराष्ट्र में मोदी मैजिक चलाने में अड़चन आ रही है। पिछले बार की तरह मोदी मैजिक महाराष्ट्र में फीका दिख रहा है। सिर्फ देवेंद्र फडणवीस ही नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे और अजित पवार को भी पब्लिक तक मोदी ब्रांड ले जाने में दुश्वारी हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहला रीज़न है लोकल एमपीज़ की नाराज़गी। किसी इलेक्शन में एंटी इनकम्बेंसी को रोकना किसी भी पार्टी के लिए एक चैलेंज होता है, लेकिन ब्रांड मोदी का इससे डील करने का एक यूनिक तरीका रहा है। गुजरात के इलेक्शंस में उन्होंने कैंडिडेट्स बदलकर मोदी वेव के जरिए बीजेपी इलेक्शंस जीत पाई। यही स्ट्रैटेजी उन्होंने 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में भी यूज़ की, लेकिन यही फॉर्मूला बीजेपी महाराष्ट्र में यूज़ नहीं कर पाई है। टोटल 25 कैंडिडेट्स में से 16 रिपीट किए गए हैं। अब बचे हुए 9 में से राम सातपुते, स्मिता वाघ और मुरलीधर मोहार, ये इनको फडणवीस का क्लोज माना जाता है। सुधीर मुनगंटीवार और पंकजा मुंडे जैसे स्टेट लीडर्स अब सेंट्रल के इलेक्शन में भेजे जा रहे हैं। यही रीज़न है कि अक्सर 2 टर्म से रहे खासदार के अगेंस्ट में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा है। अपोजिशन इनके फेलियर्स को हाईलाइट करने में कामयाब नजर आ रहा है। इन्फ्लेशन की, अनएम्प्लॉयमेंट की, और तो उस ट्रेलर में ना डीजल की कमी दिखा रही ना पेट्रोल का दिख रहा है। जो असल चीज है, लोगों के पेट भरने के लिए आपने क्या किया? Do remember what happened to the India Shining campaign and do remember who won that campaign. इसीलिए सेंट्रल इलेक्शंस का प्रचार महाराष्ट्र में स्टेट पॉलिटिक्स के अराउंड में होता हुआ नजर आता है। बीजेपी कैंडिडेट्स या तो फडणवीस कैंप के हैं या स्टेट असेंबली के लीडर्स हैं। इसी वजह से ये दिक्कत है। इसीलिए हम ये देखते हैं राम सातपुते का प्रचार मोदी नहीं बल्कि फडणवीस के नाम पर हो रहा है। दूसरा बड़ा रीज़न है पार्टी फोड़ने का नैरेटिव। पहले ये बात कही जा रही थी कि इस तरह का नैरेटिव महाराष्ट्र में कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करेगा, लेकिन शिवसेना और बाद में राष्ट्रवादी के फूटने में ये नैरेटिव स्ट्रॉन्ग होता गया। 2019 में बीजेपी की स्ट्रैटेजी सिर्फ कैंडिडेट्स पर सीमित थी, एक पार्टी से दूसरे पार्टी में कैंडिडेट्स का कूदना। बट 2024 के आते आते शिवसेना फोड़ी गई। उद्धव ठाकरे ने पार्टी के नाम और सिंबल दोनों भी खो दिए। लोगों ने मेरे पार्टी से सब कुछ लिया और गद्दारी की, तो गद्दार लोग मेरे ऊपर अविश्वास लाए और उसका मैं सामना करूं कैसे? यही हुआ इंडियन पॉलिटिक्स के दिग्गज माने जाने वाले शरद पवार और उनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ। ये दोनों चीज़ों होने के बाद कोई इलेक्शंस महाराष्ट्र में खास हुए ही नहीं। जब भी पोट निवडणूक हुई वो भी लोकल सतह की थी, इसीलिए लोगों के अंदर का गुस्सा और फीलिंग्स अब तक बाहर नहीं आ पाई थी। इसीलिए लोग इस पर क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं और इलेक्शन में इस पर कैसे रिएक्ट करेंगे, ये चीज़ें देखने के लिए लोकसभा का इलेक्शन अब इम्पॉर्टेंट इलेक्शन था और इसीलिए इस पर इस बार महाराष्ट्र में ज़ोरदार चर्चा है और बीजेपी इस नैरेटिव को काउंटर करने में असफल नज़र आ रही है और इस वजह से भी
क्योंकि इलेक्शंस करीब आने पर कांग्रेस के कैंडिडेट अशोक चौहान का बीजेपी में जाना, बाबा सिद्दीकी, मिलिंद देवरा जैसे पॉलिटिशियंस का पॉलिटिकल पार्टी चेंज करना, उसने इस नैरेटिव को फिर से हवा दे दी है। कौन फूटा, गद्दार कौन, ये डिबेट्स स्ट्रांग हो गई है। मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष मुंबई भाजपचे इसीलिए ऑपोजिशन ने अपना एक नया नैरेटिव महाराष्ट्र में बनाने की कोशिश की है, यानी कि तीसरा मुद्दा महाराष्ट्र धर्म। मोदी और शाह गुजरात से हैं। शिवसेना के फोड़ने के बाद खासकर मुंबई पॉलिटिक्स में गुजरात कनेक्शन पर गुस्सा बहुत ही स्वाभाविक है। इसीलिए ठाकरे ने खास तौर पर मराठी मानुस वर्सेस गुजराती नेते का मुद्दा तैयार किया। तो दूसरी तरफ शरद पवार ने महाराष्ट्र धर्म के स्लोगन को पॉपुलर किया और सक्सेसफुल भी नजर आ रहे हैं। शरद पवार और उद्धव ठाकरे को जोड़कर ये बात हो रही है कि गुजरात के नेताओं ने महाराष्ट्र के नेताओं को खत्म करने की प्लानिंग की है। अपने नए इलेक्शन सिंबल्स को ये दोनों भी पॉलिटिकल लीडर्स पब्लिक सेंटिमेंट से जोड़ने में कामयाब नजर आ रहे हैं। इसमें कांग्रेस ने भी बहुत अच्छी रणनीति दिखाई है। स्टेट सीट शेयरिंग को लेकर तनातनी के बजाय बहुत ही कांग्रेस का लिबरल अप्रोच रहा है। इसके बाद आते हैं रीजन नंबर 4 पर, और वो है जरंगे फैक्टर। चाहे हिंदी हार्टलैंड हो, यूपी बिहार हो या कोई और स्टेट, बीजेपी की जीत की इंपॉर्टेंट वजह रहे हैं ईबीसी और ओबीसी वोट कंबाइन। लेकिन ये फैक्टर महाराष्ट्र में अब उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। मराठा रिजर्वेशन और जरंगे पाटिल फैक्टर महाराष्ट्र में बड़ा फैक्टर है। वो किसको सपोर्ट करेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। जब जरंगे पाटिल से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मराठा समाज अब इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ चुका है कि किसको वोट देना है, और उनकी नाराजगी के भी रीजंस बहुत साफ हैं। होम मिनिस्ट्री देवेंद्र फडणवीस के पास है और मराठास पर केसेस वापस नहीं लिए गए हैं। अंतरमेले में हुआ लाठीचार्ज और ये सारे रीजंस वजह बने हैं मराठा समाज के महायुति के अगेंस्ट भूमिका लेने के लिए, और जरंगे पाटिल ये ले सकते हैं। मगर अब जरंगे पाटिल के स्टेटमेंट्स के आने के बाद ये बात भी साफ हो गई है। महाविकास आघाड़ी से सबसे ज्यादा मराठा कैंडिडेट्स खड़े किए गए हैं, टोटल 29 कैंडिडेट्स, रिमेनिंग 17 नॉन मराठा हैं। शिवसेना ठाकरे ग्रुप ने 16 कैंडिडेट्स फील्ड किए हैं, कांग्रेस ने 6 और राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार ने 7। एक बड़ा फैक्टर जिसमें मराठा, मुस्लिम और दलित वोट एक साथ आने की बहुत संभावना है, और ये एक बड़ा फैक्टर बनेगा। 5वां और आखिरी इम्पोर्टेंट रीजन है मोदी वेव के महाराष्ट्र में न चलने का, वो है अपने एलाइज को स्पेस न देने का नैरेटिव। बीजेपी इस मामले में वीक नजर आ रही है। ठाणे, कल्याण, मुंबई, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग की सीट्स पर ये वीडियो रिकॉर्ड होने तक, यानी कि 15 अप्रैल 2024 तक एकनाथ शिंदे कैंडिडेट्स डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं। भाजपा और शिंदे गुट की रस्साकशी साफ दिख रही है। जाहिर है कि डिस्कशन भी इन्हीं मुद्दों के अतराफ होने लगे हैं। सीट्स किसको मिलेंगी, शिंदे ग्रुप को नासिक में सीट मिलेगी या उन एरियाज में बीजेपी सीट ले लेगी, यही लोकल पॉलिटिक्स में डोमिनेंट डिबेट बन गई है। क्या रीजनल पार्टीज को बीजेपी सम्मान देगी, यही नैरेटिव भाजपा के लिए सरदर्द बना हुआ है। बीजेपी के जो एक्चुअल नेता और कार्यकर्ता हैं उनको इसके साथ साथ एक नया प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। जिन नेताओं का उन्होंने जिंदगी भर ऑपोजिशन किया, उनसे लड़ते रहे, अब उन्हीं के साथ बूथ लगाना और उन्हीं के साथ प्रचार करना उनके लिए एक बहुत ही मुश्किल काम है। फिर श्योरिटी भी नहीं है कि कौन इलेक्शन के बाद किसके पास चला जाएगा। जाहिर है कार्यकर्ता भी और नेता भी इस बारे में श्योर होना चाहते हैं, और इसी वजह से कई मीटिंग्स हम ये देख रहे हैं कि मुंबई में होती जा रही हैं। ये देखना है कि मोदी मैजिक क्या इन तमाम रीजंस के चलते महाराष्ट्र में चलेगा या महाराष्ट्र धर्म डोमिनेट करेगा। आपको क्या लगता है, कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइए। होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। होप टू सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।